खबर है मैं खुश आमदेद, मैं हूँ आपका मेजबान सईद काजी। कुछ खबरें और एक इंतहाई अहम शख्सियत, आज की एक अहम पॉलिटिकल प्लेयर भी हम कहें तो गलत नहीं होगा, सरदार लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। मगर मैं पहले कुछ रन डाउन आपकी गोश गुजार कर दूं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का पीटीआई ने बायकॉट कर दिया है और बल्कि इसको चैलेंज भी कर दिया है। इसके पीछे क्या है? इसके बाद बातें अजीब हो रही हैं, पस पर्दा राब्तों की एक तरफ अगर चहमुहियां होती हैं तो दूसरी तरफ बड़ा सख्त बयान भी आता है पानी पीटीआई की तरफ से। ये क्या सिलसिला है? उधर पंजाब में देखें तो अफसरान के तबादलों का मामला वही है और कहा जा रहा है कि सीएम पंजाब को इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा। इस पे भी हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद भट्ट साहब से बात करेंगे और मियां शाहिद साहब भी हमारे साथ आखिर में मौजूद होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। इसकी क्या पॉलिटिकल एप्लीकेशन होगी? पहले चलते हैं जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक तो यही बात कि आपने सेनेट के इंतखाबात चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन का किया है बाइकआउट, और साथ ही एक इंतहाई सख्त स्टेटमेंट आई है। इतना स्ट्रेट टॉक जो है हमने खान साहब से पहले नहीं सुनी, और फिर इसके साथ पस पर्दा राब्ते, उसकी चहमुहियां। तो हकीकत क्या है, क्या बताएंगे आप हमें जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब? देखें, ये तो होना ही था, इसलिए कि अगर आपका हाउस ही मुकम्मल नहीं है, अगर आपने एक सूबे में इलेक्शन ही वो जो है मुंजमद कर रखे हैं और आप खैबर पख्तूनख्वा जो कि ओवरवेलमिंगली जो है डोमिनेटेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर आपने उसको ही बाहर रखना है सेनेट के प्रोसेस से, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल में हिस्सा लेगी? ये दुआ करें कि हमने जो है कौमी असेंबली में लिया है इसलिए कि हम एक और राजा रियाज नहीं बनने देना चाहते, और वहाँ हम इनको मैदान साफ नहीं रखना चाहते, वरना 100 वहाँ घुस बैठे हुए हैं जो फॉर्म 45 में 8 फरवरी को हारे हुए हैं इलेक्शन, और 9 फरवरी को फॉर्म 47 के जरिए वो जो है उनको ला के बिठा दिया गया है, बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, बशमूल जिनको ताजपोशी के लिए सुप्रीमो को लेकर आए थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, जो भी डॉक्टर हमारी उनसे हारे हुए हैं अपना। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि हम वहाँ भी एहतजाजन बैठे हुए हैं और डी फैक्टो इनको वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन डी ज्यूरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है। जो हुकूमत अपना वज़ीर ख़ारजा नहीं रख सकती है, जो हुकूमत अपना वज़ीर दाखिला नहीं रख सकती है, जो माशाअल्लाह अपना जो है चेयरमैन पीबीसी नहीं बना सकती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी नहीं बना सकती है, जो सेनेटर जो है उनको मजबूर है आज़ाद को, चाहे वो काकड़ साहब हो, चाहे वो जो है माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब हो, और चाहे वो इनके जितने ये जो बने हैं करते धरते जो हैं उनको दिया है। तो मुझे बताएं कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी जो है वो मोहसिन नकवी की है, और मोहसिन नकवी साहब यहाँ अगर वज़ीर दाखिला की हैसियत से भी वज़ीर आला भी रहते हैं, तो फिर ऐसे हुकूमत के साथ आप क्या तवक्को रखते हैं कि हम किस हद तक ताअवुन करें? हम यकीनन अवाम की जो है आवाज़ बन के जो है इनको हर फोरम पर चैलेंज भी करेंगे, हर सतह पर इनको चैलेंज करेंगे। और जो आपने कहा सख्त बयान है, सख्त बयान की बिल्कुल बात नहीं है। इमरान खान एक खरा और सच्चा आदमी है, और वो जो है जो दिल में होता है वो बात कर देता है। तो अगर उसने नाम ले लिया है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने वाज़े तौर पर जो है भांडा फोड़ दिया है और उन्होंने कहा है निज़ाम अदल को इन्होंने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो फिर बाकी क्या रह गया? और फुल सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, और हम तकाजा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो है इस जो इलेक्शन प्रोसेस से, जो इस अमल से जो है इंतखाबी अमल से खिलवाड़ करे, वो आर्टिकल 6 में उसको सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा ये तो चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म हो ना। क्योंकि हमने जब 100 मशरक़ी पाकिस्तान में जब अवामी मैंडेट नहीं माना था, और 163 में से जिनकी सीटें नशिस्तें जीती थी अवामी लीग ने, हमने उनका मैंडेट मानने से इनकार किया,
तो हमने देख लिया कि मुल्क दो लख्त हो गया। हम क्या फिर दोहराने जा रहे हैं? ऐसी हम नहीं होने देंगे। पीटीआई इसको नहीं अमल को होने देगी। हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि आवाम के गैज़ो गज़ब का जब एक पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर जो मुल्क को नुकसान होता है हमने मशरक़ी पाकिस्तान में देख लिया। तो इसलिए ये खातिर जमा रखें, ये अब चूहे बिल्ली का खेल तमाशा नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह हम हर फोरम पे, हर महाज पे इनका मुकाबला करेंगे। अगर ये डर के गुलामी करके, ये चेरी ब्लॉसम करके, बूट पॉलिश करके ये तनख्वाहदार तबके को ये अपने ऊपर सर का ताज बनाकर बिठाना चाहते हैं, ये लूली लंगड़ी हुकूमत, तो फिर ये लूली लंगड़ी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी की और PMLN की जितनी ठन गई है और जितना इन जल्दी इनके दरमियान जो है एक भरपूर किस्म की जंग होने जा रही है, वो आपको नज़र आ जाएगा सामने, ये हुकूमत धड़ाम करके। अच्छा सरदार साहब ये फरमाइए कि एट द सेम टाइम एक तरफ रेट्रिक या जिसे कहें एक तुंदी आ रही है बयानात में PTI के चेयरमैन, दूसरी तरफ ये भी है कि राब्तों की चमगोइयां भी हो रही हैं। जाहिर है वो एक पॉलिटिकल प्लेयर तो हैं अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से, तो इनमें कितनी सदाकत है, ये भी चूहे बिल्ली का खेल लगता है या कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जो इमरान खान ने खुद मुझे कही कि ना वो डील करेगा और ना ही वो मुल्क छोड़ के जाएगा इन चोर लुटेरों और डाकुओं की तरह अपनी दौलत समेटने के लिए। वो कहता है कि मैं आवाम को आज़ादी दिला कर रहूँगा, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराए। तो इसलिए ये बात तो दिमाग से कोई भी है जो कम ज़र्फ डील का लफ्ज़ कहता है ना, डील का लफ्ज़ लुगत में से फाड़ दिया है इमरान खान ने, और ये डीलें करते करते ही आज हम मुल्क को इस नहज पर लेकर आए हैं। ये तो बड़ा आसान था इमरान खान के लिए कि अगर उसने ये डील ही करना होती तो आज मरकज़ भी जो है इमरान खान का और पीपल्स पार्टी का होता, आज जो है दो सूबों में भी हमारी मखलूत हुकूमत होती, पंजाब में भी हमारी हुकूमत होती और KPK में तो है ही हमारी हुकूमत। सो सिंध और बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी और PTI के में होती, और ये बिल्कुल होना मुमकिन ही नहीं है। होने के लिए बड़ा जोर लगाया गया, लेकिन खान ने कहा फिर मेरे और उनमें क्या फ़र्क है कि मैं भी फिर इसका मतलब है इक़्तिदार की खातिर चोरों और डाकुओं और लुटेरों से हाथ मिला लेता हूं, तो फिर मेरे और उनमें क्या फ़र्क हुआ। सरदार साहब, अब तो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह चुके हैं कि जी मुझे भी 45 फार्म की ऑफर हुई थी मगर मैंने नहीं ली, तो फिर इसकी कैसे क्रेडिबिलिटी इसकी रह जाएगी? और क्या कल हिस्ट्री में जो ओनस है, देखें हम तो बात निगरान हुकूमत की करेंगे ना, एग्जेक्टिव पावर्स तो निगरान हुकूमत ये तो नहीं कह सकती कि मुझे जी फलां बंदे ने कहा था, फलां बंदे ने कहा था तो आपने माना क्यों? तो क्या ये लोग जो आप कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 के आपके मुताबिक आते हैं जद में, तो जद में तो वही आएंगे जिनकी बराह रास्त जिम्मेदारी थी जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी। एम आई राइट सरदार साहब? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी आएगी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी और सहूलतकार भी उनके आएंगे। तो ये कहें ना कि हमें किसी और ने डिक्टेशन दी थी, हमने अपने तौर पर नहीं किया। देखें ना, अब राना सनाउल्लाह ने भी, हालांकि उसका देयर इज़ नो लव लॉस्ट, राना सनाउल्लाह का PTI के साथ कोई ऐसा नहीं है लेकिन उसने भी कहा कि जिस भोंडे तरीके से आखिरी हफ्ते में इमरान खान को सजाएं कराई गई, ये कौन पागल जो है इसको बहाल रखेगा अपीलों में, ये तो कामयाब होनी है अपीलें। यानी ये राना सनाउल्लाह कह रहा है, क्योंकि बशीर, मैं खुद वकील था उसमें, मोहम्मद बशीर जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज, वो बड़ा सख्त बीमार था और एम्बुलेंस में आता था, और उसने दरख्वास्त दी छुट्टी की कि मैं लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, 14 मार्च को मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं काम कर सकूँ, मुझे रुख्सत दिया जाए, और मेरी रुख्सत ड्यू है, नहीं दी गई। फुल 14 साल उससे सजा करवाई गई, और मेरी जो बेल मैंने दरख्वास्त दायर की थी अलकादर वाले केस में, उसको भी खारिज किया गया भोंडे तरीके से। अब हाई कोर्ट में लगी हुई है, बुध वाले दिन इंशाल्लाह हो जाएगी। एक अजीब कंट्राडिक्शन, आप जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ये सजाएं तो उनको फेवर के तौर पर दी गई,
ताकि कल वो बरी हो सके। इससे पहले जब सजाओं का अमल जारी था तो उस वक्त बयानिया ये था कि जी देखें हमें चोर कहने वाले खुद चोर साबित हो गए। ये इस शिफ्ट को कैसे देखते हैं आप, जो उनके एक काइंड ऑफ डिसिडेंट्स कह लें जो गवर्नमेंट से बाहर हैं, वो एक और चीज जबान बोल रहे हैं। अभी आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर रिफ्ट की बात की, तो क्या इधर भी कोई रिफ्ट वाला मामला है विद इन द PMLN? 100% नजर नहीं आ रहा। वो लतीफ अकबर को देख लें, वो क्या कह रहा है, वो जो कुछ कह रहा है। नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो न सिर्फ निगलेक्टेड डिजेक्टेड है, बल्कि वो कहता है कि भाई अगर उनको जिता दिया गया है तो फिर हमें भी जिता देते ही। ये जब झुरलू ही फेरना था तो फिर झुरलू पूरा फेरते, हमें भी जिता देते। हमें तो आपने हरा दिया है, जो नवाज शरीफ लॉयलिस्ट थे उनको तो हरा दिया है। अब शहबाज शरीफ का जो है इस वक्त माशाल्लाह है, और उनको लॉलीपॉप दे दिया, बेटी को बना दिया, और बेटी को बना तो दिया है, चीफ मिनिस्टर पावरलेस है कि उनके तवस्सुत से मरियम बीबी को गाड़ी जरूर मिली हुई है, घर जरूर मिला हुआ है, झंडा जरूर मिला हुआ है, और वालिद मोहतरम कैबिनेट की मीटिंग्स में भी वो बैठकर उनके जो है शायद कोई रहनुमाई करते होंगे, लेकिन इससे ज्यादा उनको कोई अख्तियार एज चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है सूबा पंजाब का। अच्छा, ये साइफर केस में भी एक रिमार्क आया जज साहब का कि जी अगर गुम भी हो गया तो 2 साल से ज्यादा सजा नहीं होती। जब इत्तेजाज हसन साहब से और आपसे बात होती है तो वो कहते हैं जी कि ये तो केस ही जो है बन ही नहीं सकता है, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द PM कि वो किस स्टेट सीक्रेट को जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द सो टू से करते हैं। तो इस केस का क्या मुस्तकबिल नजर आता है आपको? बाकी केसों का तो हमने देख लिया। काजी साहब, शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केस बनाया है। ये 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ। इसकी ममासलत ज़रा भुट्टो साहब के केस से देख लें। भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, इबरत का निशान। और भुट्टो ने वो साइफर जो है राजा बाजार रावलपिंडी में लहराया था और कहा था देखो मुझे धमकी दी रही है, और कौम ने कहा था आगे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। भुट्टो को हमने फांसी दे दी, भुट्टो को लहद में उतार दिया, हमने हेनरी किसिंगर या अमेरिका को कुछ ना कहा। शर्म आनी चाहिए। उसमें कौन सा, अब उससे भी एक छोटा जो है ब्यूरोक्रेट है डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स का यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है जो उसकी कॉन्वर्सेशन है जो उसने आगे मरासला भेजा है कि जी अगर इमरान खान को आप जो है अदम एतमाद के ज़रिए वजारत उज़्मा से चलता करेंगे तो आपको अमेरिका माफ़ कर देगा, वगरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मुझे बताएं कि इसमें कौन सा पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये तो वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, आप हल्फ ज़रा देख लें उसका कि वो कौन सी चीज़ को मुनासिब समझता है कि किसी के साथ डिस्क्लोज करे या कौम को बताए। और उसने कौम को अगर बताया तो भुट्टो ने भी कौम को बताया था, फिर भुट्टो को भी पॉस्ट्यूमसली सजाए मौत दे दो उसको कब्र से निकाल कर कि उसने भी साइफर की जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खिलाफ वर्जी की है। कोई शर्म आनी चाहिए यार केस बनाते हुए भी। और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखें जब बेल की, उन्होंने कहा किस मुल्क को जो है मफाद मिला है, कौन सा हमारा सीक्रेट जो है तनसीबात की जो है इसमें डिस्क्लोजर आ गया है। और फिर इसी हाई कोर्ट की जरा ऑब्जर्वेशन देखें अपील में, उन्होंने कहा साइफर है किधर, साइफर आज तक पेश ही किसी ने अदालत में नहीं किया, क्योंकि साइफर जो है ये रिमूवेबल नहीं है, ये कोडेड शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है फॉरेन मिनिस्ट्री में। जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी उसकी जो है गुमशुदगी की तो सज़ा सिर्फ 2 साल है, वो एकेडमिक बात पे उन्होंने की कि आपने ये इतनी सज़ा 10-10 साल कैसे दे दी। इसकी अगर मैक्सिमम होता, जिस तरह हम डिस्कस करते हैं ना कि जी ये फर्दर इंक्वायरी या अगर 3 साल से कम है तो फिर प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आता, ये उन्होंने एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर ये कहा कि इसकी तो मैक्सिमम सजा ही भाई 2 साल होती। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल दे दो इसे, क्योंकि साइफर जब पेश होगा कोर्ट के अंदर तो ही आप उस कोई फैसला दे सकेंगे। जब साइफर सिरे से पेश ही नहीं किया इस तरह से ने, तो फिर उसकी ढेले की वैल्यू नहीं है। और वैसे भी इस केस में साइफर में वन लास्ट क्वेश्चन सरदार साहब, ये
पीटीआई के अंदर जाहिर है सब मल्टी क्लास पार्टी है, बहुत बड़ी पाइस में तो सारे इसके अंदर भी कुछ बिकरिंग होती है, कुछ खींचातानी होती है, इसके अंदर की लड़ाइयों की खबरों को शायद बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता हो या दुरुस्त किया जाता हो। आपका, क्योंकि आप तो क्लोजली वॉच कर रहे हैं, बाहर हैं इस वक्त पार्टी को, तो आप इनको कैसे देखते हैं? इंटरनल जो कोई रिफ्ट है, कोई ऐसी जो सिग्निफिकेंट हो पीटीआई के अंदर? काजी साहब, एक बात तो ये है कि रिफ्ट बिल्कुल नहीं है। मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। कोई रिफ्ट नहीं है। अलबत्ता ये है कि ये वाइब्रेंट पार्टी है, इसमें हर पार्टी में डब्स भी होते हैं, हॉक्स भी होते हैं। अब 2 साल से देखें तो इमरान खान के गिर्दी नेगेटिव खबर भी हमें सूट करती है। ये जब आप टॉक शोज करते हुए 24 घंटे आप डिस्कस कर रहे हो, हर प्रोग्राम में, हर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप दरअसल ग्लोरीफाई कर रहे होते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अल्टीमेटली इसका फैसला सिर्फ इमरान खान करता है और इमरान खान की हद तक किसी एक शख्स का ज़रा बराबर इख्तलाफ किसी को नहीं है। सो अगर कोई आरा आती भी हैं, जो डाइवर्सिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, इख्तलाफ राय ही हुस्न है जमहूरियत का, तो वो बड़ी पार्टियों में होता है। और हम गुड कॉप बैड कॉप की अगर आप देखें, अगर आप इंटरनेशनल उस पर स्पेक्ट्रम पे भी जाएं, तो ये हमेशा आपको जिला देता है, ये कभी आपके लिए नेगेटिव नहीं होता है। It is always a great pleasure to have you on the show and for your very valuable contribution. बहुत ये थे सरदार लतीफ खोसा, मरकजी रहनुमा पीटीआई। नाजरीन के हमारी गुफ्तगू थी, कुछ चीजें समझने की कोशिश की। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गर्मा गर्म खबरें होंगी। इस्लामाबाद से भी हमारे ब्यूरो चीफ होंगे, लाहौर से भी हमारे ब्यूरो चीफ होंगे। ब्यूरोक्रेसी के अंदर खींचातानी, मोहसिन नकवी साहब का मामला, सीएम पंजाब का मामला, उस पर बात करेंगे। और फिर ये खान साहब का जो बयान आया है, इस हवाले से इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ में शायद जो है एनलाइटेड करेंगे। एक ब्रेक, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ हैं मियां शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। इंतहाई एक्सक्लूसिव खबर है उनके पास, ईद के बाद क्या होने जा रहा है। उधर भट्ट साहब है हमारे साथ, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं। और ये जो एक मोहसिन नकवी साहब का मामला, पोस्टिंग का मामला, ये क्या ठन गई है। और एक मीटिंग कोई बहुत इंपॉर्टेंट ईद के बाद इस्लामाबाद में होनी है, जो इस गवर्नमेंट की डेस्टिनी को जो है वो डिसाइड कर सकती है। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। तो हुजूर जरा ये फरमा दें, ये क्या होने जा रहा है? काजी साहब देखें, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वजारत दाखिला और वफाक और पंजाब की, वो बड़ी दिलचस्प भी है लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक भी है। और वो ख़तरनाक जो है वो वफाक के लिए भी है, हुकूमत के लिए भी है, और पंजाब के लिए भी है, और ख़ुद नकवी साहब के लिए भी है, और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ के लिए भी है। क्योंकि वजारत दाखिला एक अहम वजारत है और वो इस तरह नज़र आ रहा है जैसे पूरी टीम एक तरफ और वज़ीर दाखिला एक तरफ, या वज़ीर दाखिला को वफाक जो है या पंजाब उसको कबूल नहीं कर रहा, या वज़ीर दाखिला उनको कबूल नहीं कर रहे। एक इत्मीनाद का फुकदान भी है, और दूसरा जो सुपरमेसी है उसका जो है ना वो मसला है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो ये बनी हुई है कि ठनी हुई है, उसमें यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो चाह रहे हैं कि वो उसी तरह काम करें जिस तरह वो पंजाब में काम करते थे, कि उनको कुछ ना पूछा जाए, वो एक इंडिपेंडेंट है। लेकिन अभी ऊपर वज़ीर आज़म है, इसलिए उनसे हर चीज़ जो है पूछी भी जाती है, उनको उस चेन एंड कमांड में भी रहना है, और पंजाब के साथ जो है वो मामला दुरुस्त भी रखने हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा। वहाँ से जितने भी वो अपने ऑफिसर्स लाना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे। यहाँ पर 11 दिन गुजर चुके हैं, यहाँ पर कोई आईजी जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है। वो जो सुहेल अशरफ साहब लाना चाह रहे थे वो भी नहीं आए, और इसके अलावा वो जितने चेयरमैन CDA लाना चाह रहे थे वो भी नहीं आ रहे। अब वज़ीर आज़म साहब और CM पंजाब जो हैं वो तो गए हुए हैं उम्रे पे, लेकिन इधर ये हो रहा है कि एक अब फैसला ये किया गया है रियासत की जानिब से कि एक बड़ी बैठक जो है वो ईद के बाद लगेगी। उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि क्या होना है, उसमें मामला जो है वो सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और मुझे उम्मीद है और मेरी ख़बर भी है कि 99% मामला जो है वो सुलझ जाएंगे। लेकिन 1% उसमें रिस्क है कि अगर मामला नहीं सुलझे तो फिर वही होगा जो रियासत चाहेगी, क्योंकि रियासत वो चाहती है जो कौमी सलामती और मुल्की मफाद में होता है।
इसलिए जो रियासत चाहेगी वही होगा। और उस सूरत हाल में मुझे नज़र आ रहा है, या जो माहिरीन कह रहे हैं या मेरे जो खबरी हैं वो बता रहे हैं कि सिचुएशन शायद 2016 वाली ना कहीं आ जाए कि उस वक्त जिस तरह फिर रिजेक्टेड और ये मामला चले थे उस तरफ ना मामला चले जाएं। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि मामला अच्छी तरह सुलझ जाए। ये फरमाइए, ये बात बड़ी लगने वाली है और उसमें अगर मामला सुलझ जाए, ये मुझे फरमाइए मियां साहब कि ये जो लड़ाई है इसमें एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ साहब शाकी नजर आते हैं, तो ज्यादा चांस इसका नहीं है कि ये लड़ाई गहरी हो सकती है, क्योंकि ये मुकम्मल खुद मुख्तारी चाहते हैं, मैंडेट का आपको अंदाजा है और एस्टेब्लिशमेंट का भी हमारे यहाँ एक रोल है। मियां साहब काजी साहब, जो लड़ाई है वो गहरी होने का एहतमाल नहीं है, गहरी हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पे राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आड़े हाथों ले रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, और दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म हैं वो चाहते हैं मामला जो है वो सुलझ जाएं, लेकिन सीएम पंजाब जो है वो बिल्कुल डटी हुई हैं और वो चाह रही हैं कि मामला उसी तरह चलेंगे जिस तरह हम कहेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो कि शाकी भी हैं और वो मामला को देख भी रहे हैं और उनको नज़र भी आ रहा है और उनको ये भी पता है कि हमारा जो स्टेटस है, मैंडेट है, वो कैसा है। ये सब कुछ होते हुए वो शायद ये मामला चाह रहे हैं कि जिस तरह हम चाह रहे हैं उस तरह हो, क्योंकि उससे पहले उनको सादा अक्सरियत तो नहीं मिली, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि उन्होंने जो ये रिस्क उठाया है वो अपना इंडिपेंडेंट उसी तरह चलें, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ऐसा नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं खुद चलूं जिस तरह मैं चाह रहा हूं। आपने देखा कि जिस दिन वो चाइना के बशिंदों पर धमाका हुआ था उसी वक्त मोहसिन नकवी साहब पहले वहां पहुंच गए थे और वो बाद में जो है वज़ीर आज़म पहुंचे थे। इसी तरह बहुत सी चीजें बाईपास हो रही हैं और ये बाईपास होती रहेंगी जब तक वो बैठक नहीं होती। अगर वो बैठक कामयाब हो जाती है तो मामला सुलझ जाएंगे, वरना सुलझेंगे नहीं। सुलझेंगे नहीं। मियां जी शहजाद भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर ये फरमाएं कि ये कह रहे हैं कि सीएम पंजाब डटी हुई हैं और उधर भी जो है वो मामला ये है कि जो रोल है मोहसिन नकवी साहब का वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। तो आपको लगता है कि ये मामलात वाकई 99% सुलझने की तरफ जा रहे हैं या उलझने की तरफ जा रहे हैं? शहजाद भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब शुक्रिया। मामलात सुलझने की बजाय उलझने जा रहे हैं। ईद के फौरी बाद इट खड़का शुरू होने वाला है और इसके लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। कहानी काजी साहब ये है कि दो अफसरान की लड़ाई, ये जो राख के डेर ने शोलों को जो दबा रखा था, इसमें दो चिंगारी आई हैं। पहली चिंगारी आई है सुहेल की, जो कि CNWK में सेक्रेटरी है। अच्छा, ये वो सुहेल साहब हैं जिन्होंने तमाम मोहसिन नकवी ने जो बड़े काम किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, अरबों रुपए के सड़कों के किए हैं, एक जाल बिछा दिया है, उसमें फ्रंटमैन के तौर पर, कप्तान के तौर पर सुहेल साहब सामने आए। इसी तरह पुलिस का आपका दूसरी बात करें तो अली नासिर रिजवी IG इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। ये दो साहब की बात कर रहे हैं आप जी, ये दो खास की वजह से ये काम शुरू हुआ। अच्छा, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप जब भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग मोहसिन नकवी साहब के कहने पे करेंगे और उसमें मुझे एतमाद में लेना ज़रूरी है, मेरी मर्जी और मंशा के बगैर ये काम नहीं चलेगा। सवाल काजी साहब ये है कि इस वक्त खबरें ये हैं पंजाब में कि जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी हैं वो जिस तरह खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रही है। और ख़बर भी ये है कि ईद के फौरी बाद मोहम्मद नवाज शरीफ मॉडल टाउन में बैठना शुरू हो जाएंगे और वो अपने जो रूठे हुए दोस्त हैं उनको मनाकर एक टेबल पर लाकर, अब आप समझे कि ये काफिला चलने वाला है। अब बयानिया सामने आने वाला है मोहम्मद नवाज शरीफ का, और वो बयानिया ये है कि वजारत उज़्मा तो दे दी, इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। लड़ाई है काजी साहब इख्तियारात की, जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत को नहीं मिल रहे हैं। इस पर नवाज शरीफ अब खुल के खेलने आ रहे हैं। और आप ज़रा सोचें कि क्या माहौल होगा जब नवाज शरीफ पंजाब से एक लॉन्ग मार्च लेकर निकलेगा और मरियम नवाज CM पंजाब होंगी। आप जरा इन चीज़ों को सोचें। अच्छा मैं भट्ट साहब आता हूँ। मियां साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप कुछ इस पे रिएक्ट भी करना चाहते थे, मगर मैं इतना कह दूं
कि भाई फिर जब लेना है कुछ कहीं और से अवाम की बजाय, तो फिर इख्तियारात का तो मामला यही होता है। बहरहाल आपके पास क्या है, आप कुछ बात करना चाह रहे थे मियां साहब? काजी साहब मैं बताना चाह रहा था, भट्ट साहब अभी जो फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पंजाब की सूरत हाल है वो ये है कि मरियम बीबी जो हैं वो दो काम चाहती हैं। एक तो वो कह रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, निगरान वज़ीर आला, और उसके बाद जब गए हैं तो पंजाब में बजट ही नहीं है और उनको खर्चने के लिए कोई पैसे ही नहीं मिल रहे। अभी उन्होंने नया बजट जो है वो इसलिए पास करवाया और ये भी उनको गुस्सा है। दूसरा उनको गुस्सा ये है, गुस्सा नहीं है, उसको मुकाबला समझ लेते हैं हम। जी बोलिए। अभी वफाक के अंदर जो मोहसिन नकवी साहब वही काम करना चाह रहे हैं जो पंजाब में वो काम कर रहे थे, तो इसलिए पंजाब की तरफ से ज़्यादा जो है मज़ाहमत जो है वो आ रही है कि पंजाब में एक तो बजट नहीं रहा, जो काम करने के डेवलपमेंट के काम करने का बजट होता है वो नहीं रहा, और दूसरा ये है कि जो वफाक में अगर वही इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे जो मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में किए हैं, तो फिर इस हुकूमत की जो है वो सेहत तो ख़त्म हो जाएगी, इस हुकूमत के इख्तियारात तो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ना इख्तियारात की जंग नहीं है, ये एक साथ साथ इसके ये एक जो फुकदान है वो इत्मीनान का फुकदान है। यहाँ पर आप देखेंगे वज़ीर ख़जाना है, वज़ीर ख़जाना एक तरफ समझा जाता है कि वो उनके बहुत नज़दीक तरीन है शरीफ ख़ानदान के, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना को ईसीसी में नहीं रखा जाता। वो क्यों नहीं रखा जाता? वो इसलिए नहीं रखा जाता कि अक्सरियत की राय कहीं उस तरफ मुनक़सम ना हो जाए और वज़ीर ख़जाना की राय जो है वो अक्सरियत की जानिब न चली जाए, क्योंकि उसमें जो है वो सीएम होते हैं, सीएम में एक ही पंजाब का सीएम है ना, बाकी तो सीएम दूसरे हैं। जी मैं आपकी बात से वन लास्ट क्वेश्चन भट्ट साहब, ये हजूर ये तो जो मामलात हैं ये तो कोई इस तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि जो चलन है और जिस तरीके से हमने देखा कि जो पीटीआई इतनी बड़ी पार्टी है वो भी उसके हम हालात देख रहे हैं, तो इनके पास तो ज्यादा कोई मेजॉरिटी भी नहीं है, इधर उधर से बंदे पूरे करके दिए गए हैं, तो ये क्या मूवमेंट चलाएंगे, कौन लोग इनके पीछे निकलेंगे और अपनी हुकूमत के खिलाफ ही निकल पड़ेंगे? भट्ट साहब, काजी साहब, तारीख में पहली बार इक्तिसादी कमेटी का जो इजलास है वो खुफिया रखा जा रहा है। आप देखें वजीर खजाना को पसंद किया जा रहा है या नहीं पसंद किया जा रहा है, एक लंबी पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। सवाल यह है मुस्लिम लीग नून की सदारत जो है क्या वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास वापस नहीं आ रही? क्या अब इस वक्त बयानिया जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ लेके चलेगा? और जो लड़ाई है वो तो खुल के सामने आने वाली है, इसमें ये मुमकिन नहीं है। अच्छा यस और नो, आपकी नजर में लड़ाई बढ़ रही है? काजी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ना सिर्फ लड़ाई बढ़ेगी बल्कि शिद्दत अख्तियार करेगी और लड़ाई में ये जो जंग है इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और मरियम नवाज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगी और इख्तियारात जो उनसे नहीं दिए जा रहे वो उनको वापस दिलाएंगी। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया दिया। मियां शाहिद साहब, बड़े वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था आपका, गर्मा गर्म खबरें नाजरीन। मगर आखिर में हम बात करेंगे, हमारे साथ हम मुलाक होंगे, 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, ये भी तो खेल है। इस खेल ने ये बाकी खेल कहीं इन सबको पीछे फेंक के ये सबसे आगे सुनामी ना बन जाए, अल्लाह ना करे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर करामुल हक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मुसन्निफ हैं, दानिशवर हैं, बहुत सी जहतें जनाब डॉक्टर करामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो खींचा तानी है, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं हमारी रूलिंग एलीट ने, और अभी हम ये सारी बातें कर रहे थे कि जनाब फिर एक जंग शुरू होगी और इख्तियारात की लड़ाई होगी, और दूसरी तरफ मैशत की रग पांव के नीचे से निकलती चली जा रही है। 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी गहरी निगाह रखते हैं, ये सारे खेल कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे? और ये मैशत और जो महंगाई का अजाब है ये कहीं फैक्टर इन हो के लोगों के लिए लास्ट स्ट्रॉ एट द बैक ऑफ कैमल ना हो? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, कायद साहब आपने सही फरमाया कि ये मुसलसल जो बढ़ती जा रही है लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि आप देखें कि बिजली के बिलों में इजाफा, फिर गैस के पहले बिलों में इजाफा हुआ, अब बिजली गर्मी आ रही है तो लोगों के कंजम्पशन भी बढ़ेगी जाहिर है, और उसके ऊपर बेपनाह इजाफा, फिर आम खाने पीने की चीज़ें इस कदर महंगी है कि आम लोगों की दस्तरस से बाहर हैं।
और लोग जो है वो इस वक्त तो भूखे मर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाइए, तो खाने पीने का खर्चा ही पूरा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत ने अपना खर्चा कैसे बढ़ा रखा है कि 22% का जो हमारा डिस्काउंट रेट है स्टेट बैंक, उसने उसमें कई माह से कमी नहीं की है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि 250-300 अरब जो है वो हुकूमत को हर रोज़ अजाफी खर्चा पड़ रहा है सिर्फ इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। उसके नतीजे में 8.5 ट्रिलियन के करीब इस वक्त डेट सर्विसिंग सूद की मद में इस साल जाएंगे। अब 8.5 ट्रिलियन का मतलब ये है कि अगर आप वफाक का सारी इनकम भी ले लें तो फिर भी उनको सिर्फ सूद की मद में भी पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब लग रहा है कि हुकूमत भी और लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए काम कर रहे हैं, और बैंकों के जो मुनाफिट है वो आपने देखा कि 86% उन्होंने खुद माना है कि इस साल हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। तो ये है अब कहानी के वहाँ रियासत जो है वो खुद भी अब उनके हाथ में एक तरह से आप देखें कैप्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आलमी बैंक ने ये कहा है कि जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में सुना है बड़ा ही हाथ होता है, वहां पे मैंने दोस्तों से, लोगों से, ब्यूरोक्रेट से सुना है, तो कहते हैं इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बना दी जाए। तो ये, और फिर ये जो गए हुए हैं अभी इस IMF की डील के लिए, इसकी वापसी पे भी महंगाई जो है उस पर पेट्रोल वगैरह ये बढ़ेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जो सेल टैक्स का बर्डन है वो तो आप और मुझ पर 18% ऑलरेडी है। अब हर चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ों से लेकर आम इस्तेमाल की चीज़ों तक, उसमें भी आप देखिए क्या हो रहा है कि लोग आप और मुझसे पैसा लेकर खजाने में जमा ही नहीं करवा रहे हैं। एक तरह से वो और भी अमीर हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने बिलों से में ऊपर हर चीज़ पे चार्ज कर लिया, मगर जब एक्चुअल रिटर्न्स देने का वक्त आया तो बताया कि हमारी तो इतनी सेल्स ही नहीं। तो वो फिर आपको पता है कि हमारे जो टैक्स के काम है उनके साथ मिलकर कितना बड़ा माफिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, अभी पता नहीं ये पीनट है या क्या है कि हमारे वजीर खजाना ने जाते जाते कोई जो अफसरान थे उनकी तनख्वाहों में 3-3, 4-4 गुना उनको, यानी उनको बोनसेस दे दिए हैं। तो ये वजीर ईद का बोनस जो है, तो ये पहले नीचे लोगों का बुरा हाल है और बैंक से लोन लेके दिया जा रहा है, तो ये इज इट एडवाइजेबल? नहीं, बहुत ही बुरी हरकत है। देखिए, ये खास तौर पर वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं उनके, सारे लोगों के, गरीब लोगों के लिए नहीं हुआ। इसमें भी आप देखिए कि जो हाई प्लेस ब्यूरोक्रेट हैं वो कितने होशियार हैं कि उन्होंने वजीर आजम से आराम से ये समरी पास करवा ली, और ये वजीर खजाना नहीं बल्कि वजीर आजम का ये इनिशिएटिव था। माशाल्लाह, जाते ही उन्होंने वो काम शुरू कर दिए हैं जो यहाँ किया करते ब्यूरोक्रेट जिनसे सारा काम चलवाना है, उनको ये ब्राइब देने का तरीका है, और ये हुकूमत ही उनके सर पे करते हैं। आपको तो मुझसे बेहतर पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कहा ये जा रहा है कि हम 2% पर ग्रो करेंगे, हमारा जो पॉपुलेशन का रेशो है वो इससे ज्यादा है, तो इट विल बी ए काइंड ऑफ अ नेगेटिव ग्रोथ। ये बिल्कुल बिल्कुल तबाही। देखें, इनका कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान में ग्रोथ हो, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ये तो मजीद यूनिट बंद हो रहे हैं बिजली की कॉस्ट की वजह से, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। और आप देखिए कि इतने दिनों में कितनी हजार फैक्ट्रियां बंद हुई हैं या उनकी प्रोडक्शन नीचे चली गई है। आम लोगों को डॉक्टर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, ये हम ईरान से भी डील नहीं कर सकते, वो भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो क्या उस तरफ हमें सोचना चाहिए और मामला खुल के करना चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए? जी जरूर करते हैं, मगर अगर एक हाथ से IMF से पैसे ना मांग रहे होते, जो आपको पता है कि वो अमेरिका के कहने पर ही तो हमें 3 बिलियन भी दे दिया था, वरना हम इंटाइटल तो नहीं थे। जो हरकतें थी हमारी, तो वो फिर कहेंगे जी हमने तो ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। इंडिया तो इसलिए करता है कि इंडिया एक आज़ाद मुल्क है, इंडिया तो अब तीसरी बड़ी ताकत बनने चला है, और हम जो है वो एक तरफ पासा है जो है वो लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ समझते हैं कि हमारी पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट होगी। ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। कैसा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। नाजरीन, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर की खाने की खबरें भट्ट साहब ने उन्होंने बताई, अल्लाह करे ये मिलजुल के इसको आगे चलाएं, लेकिन बात यह है कि असल खतरा इनकी लड़ाई नहीं है, असल खतरा वो जंग है जो अवाम के खिलाफ जारी है, महंगाई की सूरत में जारी है। उसके नतीजे से बचने की कोशिश करें और उनको रिलीफ दें। यह था हमारा आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।